बाजार की करें तो आज उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। निफ्टी बैंक 432 अंक चढ़कर 48,493 पर बंद हुआ। दिन भर बाजार में कैसा रहा एक्शन, बता रहे मेरे सहयोगी अंश भिलवाड़। तो निफ्टी का आज काफ़ी उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा है। सबसे पहले तो निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी 22,600 के ऊपर, उसके बाद एक करेक्शन दिखा कुछ 250 पॉइंट्स का, उसके बाद वापस से रिकवरी दिखी कुछ 200 पॉइंट्स की, जिसके वजह से निफ्टी हरे निशान में क्लोज होता हुआ नजर आया रिकॉर्ड हाई लेवल पर। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके मेन गेनर्स एक्चुअली HDFC बैंक रहे थे, जिसका एक्चुअली मेन मूव देखा जाए तो क्वार्टर 4 अपडेट्स की वजह से हुआ था। इसका चार्ट भी अगर देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन से, जो कि 2 महीने से इंटैक्ट रहा है। HDFC बैंक का अगर चार्ट अच्छे से देखें तो ये 6वां सेशन है जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई है। साथ ही साथ अगर निफ्टी में कंट्रीब्यूशन देखें तो HDFC बैंक का भी कुछ करीबन 70 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन था निफ्टी के अप मूव में। दूसरे बॉर्डर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी मिड कैप ने आज 50,000 का लेवल पहली बार छुआ है, लेकिन इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप की बात की जाए तो ये 10वां सेशन है जब इसमें लगातार खरीदारी हमें नजर आई है। सेक्टर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी IT इंडेक्स टॉप सेक्टर अगेन नजर आया, जो कि दूसरा सेशन है जब इसमें लगातार खरीदारी दिख रही है। इसके टॉप गेनर्स कोफोर्ज और टेक महिंद्रा नजर आते हैं। कोफोर्ज पे दरअसल JP मॉर्गन की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई हुई है, जिस पर ब्रोकरेज ने कुछ ओवर वेटिंग की रेटिंग को बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस कुछ 7,000 का रखा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से और कुछ 20% ऊपर की तरफ है। टेक महिंद्रा की बात करें तो इसका भी चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया हुआ है। सेक्टर लूजर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी PSU बैंक टॉप सेक्टर लूजर नजर आते हैं, जो कि 4 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद जाकर आज बिकवाली नजर आई है। इसमें टॉप लूजर्स देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब सिंध बैंक नजर आते हैं। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ। हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद दुबे। शरद, बताइए कि आज वो कौन से 5 शेयर है जहां एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, फ्राइडे की ट्रेड में जो है 5 अहम स्टॉक्स या थीम्स हमने पकड़े हैं 5 का पंच में, और ऑफ कोर्स वीक का एंड है तो यहाँ पे हमने जो है 5 अट्रैक्टिव स्टॉक्स जो है वो देखे हैं जहाँ पे जो फ्राइडे की ट्रेड में एक्शन देखने मिला और जहाँ पे वॉल्यूम्स में भी इम्पैक्ट पड़ा। पहला स्टॉक रहेगा आवास फाइनेंसेस, और ये कंपनी जो है ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट NBFC है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया राजस्थान एरिया में इनका जो है ज़्यादा एक्सपोजर है। इनके जो चौथे तिमाही की अपडेट आई है वो लार्जली बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इसलिए वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी था आपके निफ्टी 500 इंडेक्स में, और वॉल्यूम्स भी स्ट्रेंथ देखने मिली थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो डिसबर्समेंट्स में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है, साल दर साल 20% का इजाफा हुआ, और सीक्वेंशली देखें तो ये आंकड़ा 40% छू रहा था। और AUM की बात करें तो ये 20% से ऊपर जो AUM हो गया है। ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स यानी कि NBFCs का अगर हम GNPA NNPA रेशियो देखें, जिसको बोलते हैं एसेट क्वालिटी, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने मिली है, क्योंकि ये जो नंबर है ये कम हो गया है, 14 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशली गिरा है और ये नंबर 1% के नीचे आ गया, यानी कि 0.95%। तो जब भी कोई NBFC का ग्रॉस 3 एसेट्स बताते हैं और उसमें गिरावट आती है, इसका मतलब एसेट क्वालिटी इंप्रूव करता है, इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा होता है। दूसरा स्टॉक रहेगा मैरिको का। यहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ Q4 अपडेट्स आए हैं, ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं, और 3 अहम बात सामने आती है यहाँ से। सबसे पहला है कि जो उनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड है कि वो लो सिंगल डिजिट्स में जाए, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 2 से लेकर 4% तक का जो है ग्रोथ है। हालांकि अच्छी चीज़ भी बता देता हूँ इसलिए क्योंकि ये इनलाइन आए हैं ओवरऑल नंबर्स। यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन, इसमें इम्प्रूवमेंट देखने मिला है, लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे, और ग्रॉस मार्जिन इसलिए कम आई है बिकॉज आप या एक्सपैंड किए हैं क्योंकि जो खर्चे थे वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उसका एक लैग इफेक्ट रहता है, तो उसके कारण जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। आगे जाते हुए एक्सपेक्टेशंस है कि जो लो डबल डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिल सकता है, यानी कि कामकाजी मुनाफे की जो परसेंटेज ग्रोथ है वो लगभग 1 से लेकर 4% तक देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए इनके जो ऑपरेशनल अपडेट आए हैं मैरिको के, वो डाबर से तो बेहतर ही, और डाबर में हमने करेक्शन भी देखा था जब अनाउंसमेंट आई थी इस हफ्ते के शुरुआती दौर पे। बट ओवरऑल मैरिको की बात करूं तो जो नतीजे हैं ऑपरेशनल नंबर्स वो स्टेबल है। अब बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। स्टॉक में एक अच्छी उछाल देखने मिली थी और यहाँ पे जो है कंपनी ने लगभग 800 से ज़्यादा घर को जो है बिकवाली की है मुंबई के मार्केट में, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 2700 करोड़ रुपए का जो है इनको इन्फ्लोज रेवेन्यू के ज़रिए मिल सकता है। ये प्रोजेक्ट उनके गोदरेज रिजर्व प्रोजेक्ट है और ये मुंबई मार्केट में है।
तो हमने आपको 3 स्टॉक्स तो बता दिए। हमारा चौथा स्टॉक रहने वाला है इंडस टावर्स, और ये हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर गरम का स्टॉक है। यहाँ पे जो है हमें डीलर्स के साथ बातचीत हुई है और यहाँ पता चल रहा है कि जो मार्की इन्वेस्टर्स होते हैं या HNIs होते हैं, यहाँ लगातार 3 सेशन से बाइंग देखने मिल रही है। और इम्पॉर्टेंटली 40 लाख शेयर्स की एक्विजिशन जो हुई है, जो तब्दील करें तो ऑलमोस्ट 0.2% स्टेक आती है कंपनी की। स्टॉक में भी तेज़ी आया, 5% से ज़्यादा का इजाफा पिछले 3 सेशंस में भी देखने मिला। और इम्पॉर्टेंटली सबसे बड़ा जो ट्रिगर है इंडस टावर्स का, वो है कि वोडाफोन आइडिया का जो फंड रेज होगा, उससे जो डेट है जो इंडस टावर्स ने दिया है वोडाफोन आइडिया को, वो कम हो सकता है। तो उसके कारण जो है बाज़ार को भनक लगा है कि एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स 6 अप्रैल को जो है एक बहुत अहम बोर्ड मीट भी होने वाली है वोडाफोन की, जहाँ पे प्रमोटर्स इन्फ्यूज़ करेंगे लगभग 2100 करोड़ कंपनी में, और वोडाफोन आइडिया भी जो है फोकस में रहेगा। और उसका जो रब ऑफ इफेक्ट है, जो पॉजिटिव इफेक्ट है, वो आपको इंडस टावर्स में दिखेगा। हमारा आखिरी स्टॉक या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कहेंगे, और ये हमारा ET नाउ स्वदेश का एक्सक्लूसिव है, वो रहने वाला है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जैसे कि IGL हुआ इंद्रप्रस्थ गैस, फिर आपका MGL हुआ महानगर गैस, और तीसरा हुआ गुजरात गैस। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो एक्सक्लूसिव सोर्सेज बता रहे हैं कि ऑयल मिनिस्ट्री फेवर में है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है ऑयल एंड गैस की, वहाँ पे जो है ऑफकोर्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहाँ पे चेंजेस हो सकती हैं और ज़्यादा कंपटीशन आ सकता है, यानी कि और प्लेयर्स आ सकते हैं। तो जो रेगुलर प्लेयर्स हैं उसके अलावा और प्लेयर्स आएंगे तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, और कंज्यूमर्स को तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी नुकसान हो सकती है। तो ऑफकोर्स दिन के उच्चतम स्तर से स्टॉक्स में थोड़ी सी करेक्शन भी देखने मिली, और गवर्नमेंट जो है काम कर रही है इस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी, और इम्पॉर्टेंटली एक टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को भी देखने मिला। तो ये 5 स्टॉक्स है जो 5 का पंच होती है, और आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है हम रोज़ लाते रहेंगे। और अब बात RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की, तो महंगे ब्याज से राहत की उम्मीद कर रहे लोगों को इस बार भी कोई राहत नहीं मिली है। रिजर्व बैंक ने रिकॉर्ड 7वीं बार भी रेपो रेट को स्थिर रखा। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया। रेपो रेट पहले की तरह 6.5% पर बरकरार है। इसके अलावा पॉलिसी की क्या बड़ी बातें हैं, बता रहे मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, इसको एकदम स्टेटस को पॉलिसी बोल सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने अनाउंस किया है कि MPC ने जो पॉलिसी रेट्स हैं वो 6.5% पे अनचेंज रखे हैं, और इसकी मेजॉरिटी जो थी MPC की वोटिंग की वो 5:1 रही। इसी तरीके से विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन स्टांस भी कंटिन्यू रहेगा, और साथ ही साथ हम इन्फ्लेशन और ग्रोथ के फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो जैसे पिछले पॉलिसी में फोरकास्ट किया गया था वही टारगेट इस बार भी रखा गया है। जो FY25 का टारगेट है ग्रोथ का वो 7% पर रखा गया है, और साथ ही साथ अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वहां पर 4.5% के टारगेट को बरकरार रखा गया है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके ट्रैकिंग की बात करें तो उम्मीद ये की जा रही है कि Q2 तक 3.8% तक आ सकता है इन्फ्लेशन, लेकिन उसके तीसरे और चौथे क्वार्टर में वहां पर बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर हम इसी तरीके से अगर इन्फ्लेशन के टारगेट की बात करें तो गवर्नर ने साफ बोला है कि जो टारगेटिंग है इन्फ्लेशन की 4% तक लाने की, वो ड्यूरेबल बेसिस पे होनी चाहिए, वो कोई वन ऑफ इंस्टेंस नहीं हो सकता। इसी तरीके से कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए गए पॉलिसी में इस बार, और उनमें से एक था डिपॉजिट फैसिलिटी UPI पर अवेलेबल होने पर, तो ये इस पर गाइडलाइंस बहुत ही जल्द आ सकती हैं। और साथ ही साथ जो SRO फ्रेमवर्क है जिसका RBI गवर्नर ने पहले ही एक बार अनाउंसमेंट किया था, उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो अप्रैल के एंड तक आ सकती हैं। और अब ET नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। नई सरकार के गठन के बाद एविएशन मंत्रालय ने पहले 100 दिनों के एजेंडे की रूपरेखा तैयार कर ली है। ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। नई सरकार अपने अलग अलग मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे के साथ तैयार है, और इसी दिशा में एविएशन मंत्रालय ने भी अपने पहले 100 दिन के लिए रोड मैप तय कर लिया है कि क्या कुछ वो बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रही है या क्या बड़े फैसले वो ले सकती है। सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा फोकस जेवर एयरपोर्ट पर बना हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट पे पहली टेस्टिंग फ्लाइट सरकार के बनने के बाद में पहले ही 100 दिन के भीतर हो जानी है, और इसको पूरा करने के लिए बाकायदा एविएशन
मंत्रालय के सचिव आज जेवर एयरपोर्ट पे जो जो भी तैयारी है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पहली टेस्टिंग फ्लाइट है वो इन्हीं 100 दिनों में हो जाए और लक्ष्य ये है कि दिसंबर 2025 तक जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण ऑपरेशनलाइज हो पाए, वहां से फ्लाइट सेवा लोगों को मिल पाए। यही नहीं, जेवर एयरपोर्ट के अलावा भी सरकार का पूरा फोकस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि उड़ान योजना पे बना हुआ है। जो पहले 100 दिन होंगे उसमें तकरीबन 12 रीजनल रूट्स की शुरुआत की जा सकती है, जिनमें इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसे जो प्लेयर्स हैं वो फ्लाइट सेवा मुहैया कराएंगे। तो एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से उसको विस्तार देना सरकार के एजेंडे में शामिल है। यही नहीं, डिजी यात्रा सर्विस यानी कि जो पेपरलेस और बिना किसी मुश्किल के आप एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं, फ्लाइट तक पहुंचते हैं, तो ये जो डिजिटल सर्विस है डिजी यात्रा सर्विस, जो अभी फिलहाल 13 एयरपोर्ट पर दी जा रही है सुविधा, इसका विस्तार करना भी सरकार के एजेंडे में है और शुरुआत के 100 दिनों में इसको विस्तार करके और इसमें 5-6 एयरपोर्ट शामिल करना एयरपोर्ट के एजेंडे में है। बड़ा लक्ष्य सरकार ये लेकर के चल रही है कि आने वाले 5 सालों में साल 2029-30 तक सरकार मौजूदा 149 एयरपोर्ट की संख्या को बढ़ा करके 220 करना चाहती है। तो एविएशन मंत्रालय के लिए सरकार ने अपने लिए रोड मैप तय किए हुए हैं, लक्ष्य तय किए हैं और इसको ही वो सरकार पूरा करके अपने विकास के एजेंडे को जनता के सामने रखना चाहती है। और विस्तारा एयर इंडिया के साथ विलय को लेकर पायलटों की परेशानियों से जूझ रही है। वहीं एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने कर्मचारियों से अपने संवाद में योजनाओं के बारे में बात की है। पायलटों की नाराजगी का सामना कर रही विस्तारा के लिए इसके क्या मायने हैं, ये समझते हैं मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी से। जी सुमित, बताएं। ऐसे वक्त जब विस्तारा और एयर इंडिया की मर्जर को लेकर विस्तारा पायलटों ने दिक्कतें कुछ करनी शुरू की हैं, एयर इंडिया के सीएमडी कैम्पबेल विल्सन ने अपने एम्प्लॉयज को लिखा है। ये फ्राइडे मैसेज है, हर हफ्ते होता है, पर इस हफ्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है इस हफ्ते की कुछ दिक्कतें हुई थी पिछले हफ्ते में, इसलिए जो सीएमडी हैं वो बात कर रहे हैं अप्रेजल्स की, वो बात कर रहे हैं कि कैसे पूरा फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है। तो बात उन्होंने शुरू की अप्रेजल्स को लेकर कि अप्रेजल्स होंगे और ये बात की कि जैसे कि एयरलाइन नए फाइनेंशियल ईयर में जा रही है, एनुअल अप्रेजल साइकिल खत्म हो रहा है और उसको 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। टेक ऑफ फेज बहुत अच्छा रहा है। दूसरा ये कि पहला बैच कैडेट पायलट्स का ऑन बोर्ड हो चुका है और बाकी की जल्द ही ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। ये भी कहा गया कि केबिन क्रू टीम ने क्लियर किया है बैकलॉग ऑफ ट्रेनिंग बैचेस, वो भी बैकलॉग क्लियर किए हैं। इन सब के चलते काफी महत्वपूर्ण ये बात देखनी होगी कि कैसे आगे आने वाले दिनों में जो मर्जर है वो कंप्लीट होगा एयर इंडिया विस्तारा के बीच, पर ग्राउंड वर्क जो है वो लेकर ना एयर इंडिया सीएमडी ने अभी से शुरू कर दिया है। सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को एक्सक्लूसिव राइट्स देने वाली पॉलिसी पर दोबारा विचार कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक प्रकाश प्रियदर्शी पूरी जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से संबंधित जो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स है उनके ज्योग्राफिकल एरियाज़ के ऊपर, उससे संबंधित एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पर काम कर रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट ऑयल मिनिस्ट्री ने प्रपोजल पर काम भी करना शुरू कर दिया है, जिसके हिसाब से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स देने के पीछे क्या रैशनल होना चाहिए, उससे संबंधित प्रॉपर गाइडलाइंस जो है वो तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्रालय का ये भी मानना है कि इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ना चाहिए और ख़ास करके जो मौजूदा नियम है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे जोग्राफिकल एरियाज हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के जो कि 20 साल 25 साल के जो टेन्योर है उसको पूरा कर चुके हैं, फिर भी उनके पास एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स है। लिहाजा अब समय आ गया है कि कंज्यूमर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए, बेहतर सुविधाएं देने के लिए ज़रूरी है कि जो दूसरी कंपनी है वो भी किसी दूसरी कंपनी की जोग्राफिकल एरियाज़ में आए। इसको ध्यान में रखते हुए जो मौजूदा पीएनजीआरबी एक्ट है उसमें बदलाव किया जा रहा है, प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट तभी किया जा सकेगा जब नई सरकार का गठन होगा, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि कई ऐसी सीजीडी कंपनीज़ हैं जिनके जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं वो पहले से ही 20 साल 25 साल की अवधि को पूरा कर चुके हैं और इन कंपनियों ने इनफैक्ट जो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स हैं उसमें एक्सटेंशन देने के लिए कोर्ट में भी अप्रोच किया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि जो ओल्डर जोग्राफिकल एरियाज़ हैं उन्होंने अगर एक बार जो
एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स की मौजूदा अवधि है उसको कंप्लीट कर लिया है, फिर उसमें एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है और यही दलील सरकार जो है आने वाले दिनों में कोर्ट में भी पेश कर सकती है। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबरों का रुख करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत में अपने आइसक्रीम बिजनेस के डीमर्जर की तैयारी कर रही है। ये योजना पेरेंट कंपनी यूनिलीवर की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो ग्लोबल स्तर पर आइसक्रीम बिजनेस से बाहर निकलने की योजना बना रही है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने आइसक्रीम बिजनेस को डीमर्ज करने के संभावना पे सोचना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने ET Now स्वदेश को बताया कि HUL का प्लान ये है कि वह पहले इस आइसक्रीम बिजनेस को डीमर्ज करेगी और बाद में इससे जो एग्ज़िट करने की जो संभावना है उस पर विचार करेगी। और ये जो ग्लोबल पेरेंट यूनिलीवर है उनके जो अभी हाल में प्लान आउटलाइन हुआ था उसी के अनुसार है। यूनिलीवर के CEO ने पिछले महीने ये बताया था कि जो यूनिलीवर का आइसक्रीम बिजनेस है उसे वह हाइव ऑफ करेगी और कंपनी इस बिजनेस से निकलने की संभावनाओं पर विचार करेगी। अभी अगर हम आइसक्रीम बिजनेस को देखा जाए तो HUL की जो बैलेंस शीट है उसमें करीब 3% जो रेवेन्यूज़ है ये HUL का आइसक्रीम बिजनेस से आया। और ये जो अभी ये सोच विचार अभी चल रहा है HUL का, ये बहुत ही अर्ली स्टेज है और इसमें बदलाव आने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। और खाड़ी देशों में तनाव और सप्लाई की चिंता से कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कच्चे तेल के मार्केट में क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और आगे के लिए क्या अनुमान है, बताने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। जी विश्व मोहन, बताएं। का भाव $91 के ऊपर जा चुका है। लगातार दूसरे हफ्ते तेजी की पूरी संभावना है। हफ्ते भर में करीब 5% और महीने भर में 11% से ज़्यादा की तेजी है। क्यों दाम बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ी वजह ये है जो खाड़ी देशों में तनाव चल रहा है। इजराइल की तरफ से सीरिया में ईरान के दूतावास पर जो अटैक किया गया है उसके बाद अब ईरान की तरफ से ये बयान आ रहा है कि वो रिटेलिएटरी एक्शन उनकी तरफ से भी लिया जाएगा। तो ये इससे चिंता और बढ़ी है। यूक्रेन के जो ड्रोन अटैक हाल के दिनों में रूस के रिफाइनरीज पे हुए हैं उससे वहाँ उनकी कैपेसिटी 15% तक कम होने की संभावना जताई गई है। हेवी ऑयल ग्रेड का एक्सपोर्ट UAE और मैक्सिको से कम हुआ है तो सप्लाई की चिंता है। डिमांड आउटलुक में सुधार हुआ है। चाइना और US के जो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग डेटा वो काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं तो इससे डिमांड आउटलुक बेहतर दिख रही है। JP Morgan की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उन्होंने पहली तिमाही को लेकर उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रॉन्ग वहाँ पर डिमांड ग्रोथ दिख रही है और आगे भी ये ग्रोथ बढ़ने की संभावना है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं और ये भाव बढ़ता जा रहा है। अब $91 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव पहुँच चुका है। विश्व मोहन, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फिल्म बिजनेस की। साल 2024 के पहले 3 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हाल? कौन सी फिल्में हिट हुई और कौन सी हुई फ्लॉप? बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। जी प्रशांत, बताएं क्या कहता है बॉलीवुड का बिजनेस? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जनवरी से मार्च का महीना बीत चुका है और मैं लेकर आया हूं इन 3 महीने का बॉलीवुड रिपोर्ट कार्ड। कुल मिलाकर देखें तो 2024 की एक तरह से शानदार शुरुआत हुई है, मगर 2023 से अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो अभी नंबर्स कम हैं। पिछले साल अकेले पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। तो अभी अगर हम देखें इन 3 महीनों के बीच तो 5 ऐसी फिल्में रही हैं जिन्होंने दमदार बिजनेस किया है और कामयाबी का स्वाद चखा। सबसे खास बात यह रही कि ये 3 महीने अलग अलग टेस्ट की फिल्में आती रहीं और पहले 3 महीने में ही 1000 करोड़ के करीब बॉलीवुड ने कमा लिए हैं। यही नहीं, हॉलीवुड फिल्मों से भी जबरदस्त कमाई हुई है।
अब चलिए आपको बताते हैं कि वो 5 फिल्में कौन सी हैं जो कमाई के मामले में अव्वल रहीं। तो पहला नाम जो आता है, ये आप देखिए, ये हॉलीवुड फिल्में हैं जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन सबसे पहला जो बॉलीवुड फिल्म का नाम आता है वो है फाइटर। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की इस फिल्म ने 350 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया और विदेशों से अकेले 100 करोड़ कमाकर हिट की हैसियत हासिल की। अब बात करते हैं इसके पूरे इकोनॉमिक्स की। बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाई, सिर्फ हिट हुई क्योंकि इसका बजट ज्यादा था। वहीं दूसरे नंबर पर और इस साल की अब तक की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म जिसे कहा जाएगा वो है शैतान। अजय देवगन की इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा कमाए, जबकि इसका बजट बहुत कम था। तो इस लिहाज से यह सबसे बड़ी हिट साबित हुई है अब तक की। शाहिद कपूर और कृति सेनन की एक फिल्म आई और इस फिल्म ने 133 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। जी हां, तेरी बातों में ऐसा उलझा हुआ, इसने भारत में भी 83 करोड़ का बिजनेस किया। लिमिटेड बजट की थी, इसलिए इसने भी हिट की हैसियत हासिल की। और सरप्राइज हिट के नाम पे बात करें तो यामी गौतम की आर्टिकल 370, जिसे पब्लिक का भरपूर प्यार मिला। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के ऊपर कलेक्शन किया और अपने बजट से ज्यादा कमाई की और हिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई। और लेटेस्ट इसमें जिस फिल्म ने एंट्री की है वो है क्रू। जी हां, तब्बू, करीना, कृति सेनन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े और अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है। अब तक अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड 80 करोड़ 85 करोड़ के आसपास जा रही है और 77 करोड़ तो इसने केवल भारत में कमा लिए हैं। ये आंकड़ा शायद मैं जब आपको बता रहा हूं तो और ज्यादा बढ़ जाए। अब बात करते हैं हॉलीवुड की, जहां से 3 बड़ी फिल्मों ने जबरदस्त कलेक्शन किया। ये थी ड्यून पार्ट 2, कुंग फू पांडा 4 और इसके साथ ही गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर। बिग स्क्रीन पर जबरदस्त मुनाफा इन्होंने हिंदी बेल्ट्स में भी कमाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्में फ्लॉप नहीं हुई। फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट जान लीजिए। मैरी क्रिसमस, कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म फ्लॉप हुई। क्रैक फ्लॉप हुई। योद्धा फ्लॉप हुई। स्वतंत्र वीर सावरकर काफी उम्मीदें थीं, इसने भी टिकट खिड़की पर मायूस किया। लेकिन इन फिल्मों ने के अलावा 2 ऐसी फिल्में रहीं जिन्होंने एक तरह से एवरेज बिजनेस करते हुए अच्छा मुकाम बनाया और इनमें नाम था लापता लेडीज और मडगांव एक्सप्रेस का, जिन्होंने कम लागत में बेहतर कारोबार करके अपनी लागत वसूल की। तो इस तिमाही के बाद अब नए तिमाही की शुरुआत होने वाली है। अब अगले हफ्ते बड़े मियां और छोटे मियां आने वाली है, मैदान आ रही है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक बार फिर बॉलीवुड बिजनेस के मामले में अपना दम दिखाएगा। धन्यवाद प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।